हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संयोजी आबंध सिद्धांत, जो हमें बताता है कि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, जो बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। संयोजी आबंध सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस चैप्टर में जब हमने स्टार्टिंग करी थी लुईस कॉस्टेल का कॉन्सेप्ट, जो हमें बता रहा था कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बंध इसलिए बनते हैं कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनते हैं। लेकिन जब इस सिद्धांत को फोकस किया तो पता चला कि अगर हम, ध्यान सुनना बेटा, अगर हम बात करें H और H की, और अगर बात की जाए बेटा Cl और Cl की, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक बॉन्ड बना रखा है। लेकिन क्या इस बॉन्ड से आप बता सकते हो कि ये बॉन्ड मजबूत है या फिर ये वाला बॉन्ड मजबूत है, या बता सकते हो कि इन दोनों की जो नेचर है वो सेम है या अलग अलग है? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ये एक फेलियर पॉइंट था जिससे हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि इन दोनों बॉन्ड की नेचर सेम है या फिर डिफरेंट है, क्या है। मतलब ये इनकी प्रबलता के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी थ्योरी, लुईस कॉसेल थ्योरी जो थी। इसलिए एक नई थ्योरी आई हमारे सामने और इस थ्योरी का नाम क्या था बेटा? संयोजी आबंध सिद्धांत, जो हमें बताएगा कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड की प्रबलता क्या है और बॉन्ड बनते क्यों हैं, इसके बारे में बताएगा। एक और बात बेटा यहां मैं आपको बता दूं, यही हम डिस्कस करेंगे आज सिग्मा और पाई बंध के बारे में, क्योंकि संयोजी आबंध सिद्धांत सिग्मा और पाई बंध का कंसेप्ट भी है। तो आप समझ गए होंगे कि सिग्मा पाई बॉन्ड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पूरी बात करेंगे इसमें, एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी। तो वीडियो बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं संयोजी आबंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी आबंध सिद्धांत। संयोजी आबंध सिद्धांत को बेटा सबसे पहले किसने दिया था? अगर आप देखें हिटलर और लंदन ने। किसने दिया था बेटा? हिटलर और लंदन ने सन 1927 में। ध्यान सुनना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर लंदन ने सन 1927 में किया था तथा पॉलिंग व स्लेटर ने, जो पॉलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में इसको मॉडिफाई किया, इसको संशोधित किया, इसका विस्तार किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए संयोजी आबंध सिद्धांत पहले किसने दिया और इसको मॉडिफाई किसने करा। तो पॉलिंग और स्लेटर ने इसे मॉडिफाई करा था बेटा 1931 में, और हिटलर और लंदन ने 1927 में इसको दिया था। क्या कहता है सिद्धांत? इसके मुख्य बिंदु। पहली बात सुनो, पहली बात पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि किसी संयोजक बंध का निर्माण, वो जो सहसंयोजक बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध होता है, उसका निर्माण, ध्यान सुनो, परमाणुीय कक्षकों के कारण होता है। पहली बात, ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध नहीं बनते हैं, बल्कि परमाणु कक्षकों के कारण बनते हैं। परमाणु कक्षकों के कारण बनते हैं। कैसे? आगे दे सुनो। जब दो परमाणु के पास कोई एटम है, उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन इनके परमाणुविक कक्षक में, युग्मित इलेक्ट्रॉन इनके परमाणुविक कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ स्थित होते हैं। ये बात ध्यान रखना, चक्रण कैसा होना चाहिए बेटा? अपोजिट होना चाहिए। स्थित होते हैं, तब ये अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन है, आप जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसका भी 1s1 होगा। s कक्षक अगर इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर को है तो दूसरे वाले s कक्षक की डायरेक्शन कहां को होनी चाहिए? नीचे को होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर को तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां को? नीचे को हो। अब इन इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग नहीं होगी, बल्कि ये जो कक्षक है इनकी ओवरलैपिंग होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षक के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कहां है? कक्षक के अंदर। देखो आपने एक बात सुनी होगी, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था डी ब्रॉगली का सिद्धांत। उन्होंने कहा था
कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो द्वैती नेचर रखता है, वो तरंग का गुण भी रखता है और कण का गुण भी रखता है। तरंग मतलब लाइट। एक एग्जांपल ले ले, अगर मैं आपसे कहूं जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में लाइट होगी, क्या उस लाइट की पोजीशन फिक्स है? क्या मैं आप बता सकते हो कि लाइट कहां है? आप कहोगे सर पूरे रूम में है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है? तरंग। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन कहां है, तो आप कहोगे इस पूरे कक्षक में है भाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहां इलेक्ट्रॉन का इस पूरे कक्षक में है इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग नहीं होती बल्कि कक्षकों की ओवरलैपिंग होती है। जब कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी तो कक्षकों के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये थ्योरी कहती है कि आप इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग ना करो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ना करो, बल्कि कक्षकों की साझेदारी कराओ, क्योंकि कक्षकों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये कक्षक ओवरलैप करते हैं, याद रखना इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन की दिशा अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर को है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए। अगर दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो ओवरलैपिंग नहीं होगी या बहुत बहुत कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो पॉइंट पर फोकस करो बेटा। सहसंयोजी बंध का निर्माण परमाणु कक्षक के कारण होता है। जब दो परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित होने चाहिए सिंगल, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल हो, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ विपरीत चक्रण हो, स्थित हो, तब ये अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। H और H के बीच क्या बनेगा? हाँ, H और H के बीच क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा H और H के बीच? सिंगल बॉन्ड। ये ओवरलैपिंग कर लेंगे परमाणु, ये क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग। इस तरीके से हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन और इनके बीच क्या बन जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं। जो युग्मित होगा ना बेटा, वे वाले कक्षक भाग नहीं लेंगे अतिव्यापन में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5। अब हम जानते हैं एस के अंदर एक कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर एक कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर बेटा 3 कक्षक 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड का नियम आप जानते हो, 1 2 3 4 और 1 5। तो जो युग्मित कक्षक होंगे ना वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। ना तो ये वाला लेगा अतिव्यापन में भाग, युग्मित आप देख सकते हो, ना ये लेगा ना ये लेगा ना ये लेगा, ये लेगा बेटा। तो ऐसे ही फ्लोरीन का दूसरा एटम सेम होगा भाई, सेम होगा। तो ये अतिव्यापन में कोई भाग नहीं लेंगे, ना ये लेगा ना ये लेगा ना ये लेगा। ये वाले कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे और जब अतिव्यापन में भाग लेंगे तो यहां पर F और F के बीच क्या बनेगा? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से बेटा। तो युग्मित कक्षक वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ गई होगी। तीसरी बात देखो बेटा, अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध उतना ही प्रबल होता है। अतिव्यापन मान लीजिए एक परमाणु कक्षक है, ये एक परमाणु कक्षक है, सपोज दैट ये दोनों परमाणु कक्षक मान लेते हैं, दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं। अभी कोई अतिव्यापन नहीं हुआ, अब होने लगा, ये रहा। अब ये अतिव्यापन जितना ज्यादा क्लोज आते जाएंगे, जितना ज्यादा क्लोज आते जाएंगे, अतिव्यापन जितना ज्यादा होता रहेगा बेटा, हम कह देंगे बंध उतना ही प्रबल होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। चौथा पॉइंट, परमाणु कक्षक का अतिव्यापन तभी संभव होता है जब दोनों कक्षकों के चिन्ह समान होते हैं। ये बात दिमाग में डाल लो, चिन्ह सेम होने चाहिए भाई, तभी उनका ओवरलैपिंग होगी। मान लीजिए, ध्यान से सुनो, मान लीजिए ये मेरे पास है पी कक्षक, अब ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन। दूसरा मेरे पास पी कक्षक है, ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन। तो ओवरलैपिंग के लिए प्लस माइनस ना हो बल्कि प्लस प्लस हो। अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग कराऊं तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनके साइन सेम नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। साइन सेम हो, जब ओवरलैपिंग हो रही है तो उनके चिन्ह क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। प्लस प्लस वाले से ओवरलैपिंग करेगा,
माइनस माइनस वाले से ओवरलैपिंग करेगा, तो यहां ओवरलैपिंग पॉसिबल है। प्लस प्लस से क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तभी ओवरलैपिंग संभव है, प्लस माइनस की ओवरलैपिंग संभव नहीं होगी। तो बेटा ध्यान रखना, ओवरलैपिंग के लिए ये नोट कर लेना, ये भी यहां लिख देना भाई, ये एग्जाम्पल में बना लेना, यहां लिख देना नहीं होगी रॉन्ग, और ये राइट कर देना, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हो परमाणु कक्षक का अतिव्यापन तभी संभव होता है जब दोनों कक्षों के चिन्ह क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। दोनों कक्षों के चिन्ह सेम होने चाहिए, यानी कि प्लस प्लस से ओवरलैपिंग करेगा, माइनस माइनस से ओवरलैपिंग करेगा। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पांचवा भी क्या कहता है बेटा, पांचवा पॉइंट एस कक्षक। एस कक्षक आप सब जानते हो गोलाकार होता है, ऐसे एस कक्षक क्या होता है बेटा, गोलाकार, इस तरीके से गोलाकार होगा एस कक्षक। सममित गोलाकार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण समान रूप से नाभिक के चारों ओर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी इसके अंदर समान रूप से होगी, इसके अंदर क्या होगी, समान रूप से होगी। तो एस कक्षक क्या होता है, सिमेट्री होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व समान रूप से होता है। जितना इलेक्ट्रॉन यहां होगा, जितना यहां होगा, जितना यहां होगा, जितना यहां होगा, सेम होगा सब जगह। सब जगह इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा बेटा, समान होगा। इसलिए इंपोर्टेंट बात है, इसलिए बेटा एस कक्षक हमेशा हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, ये नोट कर लेना। इसलिए एक्स कक्षक हमेशा क्या करेगा बेटा, सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, ये कभी भी पाई बंध नहीं बनाएगा। एक कक्षक हमेशा हमेशा क्या करता है बेटा, सिग्मा बंध का निर्माण करता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल इसको। तो एस कक्षक जो होता है वो सममित गोलाकार होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान रूप से होगा, इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का फैलाव चारों तरफ सेम होगा, राइट। अब सुनो छठा पॉइंट, परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन से दो प्रकार के आबंध बनते हैं। जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार के बंधों का निर्माण करते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। एक सिग्मा बंध बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, पाई बंध बनाएंगे। ये था बीबीटी थ्योरी के कुछ पॉइंट, कुछ पोस्टुलेट। अब इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हम सब जानते ही हैं, सिग्मा बंध। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिग्मा बंध किसे कहते हैं? सिग्मा बंध किसे कहते हैं? तो जब दो कक्षकों का एक ही अक्ष पर, दो कक्षकों का एक ही अक्ष पर, जिसे बोलते हैं बेटा अंतः नाभिकीय अक्ष, क्या बोलते हैं, अंतः नाभिकीय अक्ष, एक ही अक्ष पर उनके हेड ऑन हेड, उनके सिरों द्वारा, इसका भी सिर इसका भी सिर, आमने सामने जिसे हम कह सकते हैं, ये भी आमने सामने, यानी कि मेरा सर उसका सर, आमने सामने, उनके सिरों द्वारा आमने सामने अतिव्यापन करते हैं। जब ओवरलैपिंग करेंगे आमने सामने से, तब बनने वाला बंध, बनने वाला सहसंयोजक बंध क्या कहलाएगा बेटा, सिग्मा बंध कहलाता है। समझ लो, जब दो परमाणुओं के कक्षक अंतः नाभिकीय अक्ष के अनुदिश आमने सामने अतिव्यापन करते हैं, तब बनने वाले सहसंयोजक बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एस कक्षक है, एस कक्षक जो गोलाकार होता है, दूसरा भी एस कक्षक है, ये भी गोलाकार है बेटा। अब यहां पर इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो मैंने कहा यह है मेरे पास अंतः नाभिकीय अक्ष, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, अंतः नाभिकीय अक्ष एक ही होती है, अंतः नाभिकीय अक्ष एक ही होती है बेटा। इसलिए हमेशा याद रखना, दो परमाणुओं के बीच केवल एक ही सिग्मा बंध बन सकता है, दो परमाणुओं के बीच एक ही सिग्मा बंध बन सकता है। ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग मतलब क्लोज आएंगे, पास पास आएंगे, और जब ये पास पास आएंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये मेरा न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, अरे है भाई, और ये ओवरलैपिंग होगी, ये वाली, ये ओवरलैप, ये होगी ओवरलैपिंग। इसे बोलते हैं अतिव्यापन। इतना अतिव्यापन हो रहा है, इसको कहेंगे एस एस अतिव्यापन। क्या कहेंगे भाई हम इसे,
एस एस अतिव्यापन, क्योंकि एक एस कक्षक है, दूसरे भी एस कक्षक है, अतिव्यापन कर रहा है और अतिव्यापन करके कौन सा निर्माण करेगा, सिग्मा बंध का। क्यों? क्योंकि ये जो अतिव्यापन हो रहा है वो अंतःनाभिकीय अक्ष पर हो रहा है। तो जब अतिव्यापन अंतःनाभिकीय अक्ष पर होगा तो बनने वाला बंध क्या कहलाएगा बेटा, सिग्मा बंध कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए बेटा सिग्मा बंध की, यानी कि इस प्रकार के अतिव्यापन की, तो तीन प्रकार से ये अतिव्यापन पॉसिबल है। तो हम बात करें भाई इस प्रकार के अतिव्यापन के कुछ उदाहरण निम्न हैं। सबसे पहले हम बात करें एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन में क्या होगा बेटा, जब दो अर्धपूरित एस कक्षक, अर्धपूरित का मतलब है कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि मैंने कहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही भाग लें, तो पहले एस के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके उनके बीच ओवरलैपिंग होगी। और याद रखना बेटा ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अंतःनाभिकीय अक्ष पर होने वाले अतिव्यापन को एस एस अतिव्यापन कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2 के लिए, H2 इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे भाई, H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो जब आप देखोगे तो मेरे पास बनेगा यहां पर S कक्षक, S कक्षक हम यहां दिखा देते हैं H+H। मैंने आपको दिखाया था इसको रफ कर देते हैं फिलहाल। H+H, ये 1s1, ये भी 1s1, राइट बेटा। अब ये बनाएगा H और H, कैसे बन रहा है उसको देखना है, इसको देखना है। 1s1 का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। एक कक्षक होता है जिसकी डायरेक्शन इसके ऊपर को दिखा दो और इसकी डायरेक्शन नीचे को दिखा दो। अब ये S कक्षक है तो ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये हमारा S कक्षक है बेटा। दूसरा भी हमें क्या लेना है, S कक्षक लेना है। ये भी S कक्षक है, गोलाकार है। अब ये इनका अतिव्यापन दिखाना है, पीछे भी दिखाना है। ओवरलैपिंग जब करेंगे तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, इस तरीके से मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। देखो ओवरलैप, यहां तक कोई ओवरलैपिंग नहीं है बेटा। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। अब क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। ये है इतनी ओवरलैपिंग, ये है, ये ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे बेटा, एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। ये है मेरा एस एस अतिव्यापन। क्लियर बात बेटा। और इसके द्वारा हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसी को कहेंगे सिग्मा, उसी को क्या कहेंगे, सिग्मा। यहां पर मैं दिखा सकता हूं इसका इलेक्ट्रॉन, इसको हटा देते हैं हम एक बार। यहां पर मैं दिखा सकता हूं बेटा इस एस का एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर को, दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे को, इस तरीके से दिखा सकता हूं। इतने में जो ओवरलैपिंग हुई, इतने में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वो है एस एस। क्लियर बात बेटा। अब बात करते हैं एसपी अतिव्यापन, मतलब एक एस का कक्षक होगा और एक पी का कक्षक होगा। तो एस एवं पी उपकोषों के अयुग्मित कक्षकों के बीच अक्षीय रेखा पर होने वाला अतिव्यापन एसपी अतिव्यापन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटा H और Cl, H और F, HBr आदि। एक आपको S लेना है और एक आपको P लेना है। अब मान लीजिए अगर मैं H की बात करूं तो यहां पर एक कक्षक होगा, और अगर बेटा P की बात करें यानी कि Cl की बात करें तो यहां पर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो केवल इस वाले में होगा। तो ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक ओवरलैपिंग करेंगे, ये S का है और ये P का है। एस की शेप कैसी होती है, मैं यहां इधर दिखा देता हूं बेटा। एस की शेप कैसी होती है, गोलाकार। पी की शेप कैसी होती है, डमरू जैसी, इस तरीके से बेटा। ये एस कक्षक और ये पी कक्षक। अब ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। मैं एक अक्ष बना देता हूं, अंतःनाभिकीय अक्ष, ये रहा, इस पर ओवरलैपिंग होगी, इस पर ओवरलैपिंग होगी। तो ये मेरा एस और ये मेरा हो गया पी। ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है बेटा एस और पी की, जिसमें हमारे पास एस का एक इलेक्ट्रॉन और पी का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है। इसे कहेंगे एसपी ओवरलैपिंग, एसपी अतिव्यापन, अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन। यह है मेरा बेटा एसपी अतिव्यापन, राइट।
तो जब sp अतिव्यापन बनेगा तो कौन से बंध का निर्माण होगा बेटा, सिग्मा बंध, क्योंकि ये अतिव्यापन जो है वो अंत्यनाभिकीय अक्ष पर हो रहा है। तो जब अंत्यनाभिकीय अक्ष पर s और p अतिव्यापन करेंगे तो उसके द्वारा भी कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बेटा पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन, तो जब दो पी उपकोशों के अयुग्मित कक्षकों के बीच अक्षीय रेखा पर होने वाला अतिव्यापन वो क्या कहलाएगा, पीपी अतिव्यापन कहलाता है। यानी कि एक पी कक्षक दूसरा पी कक्षक, इसके अर्ध कक्षक, इसका भी अर्ध कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग अगर ये अक्षों पर हो रही है, कहां हो रही है बेटा, अक्षों पर, तो फिर इस अतिव्यापन को हम क्या कहेंगे, पीपी अतिव्यापन। और इसके द्वारा कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी आदि। अब मान लीजिए क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की, तो आप जानते हो पी कक्षक होता है 3p5, 1 2 3 4 5, ये खाली है। दूसरे सीएल का भी ये खाली होगा, तो ये भी पी कक्षक, दूसरे सीएल का पी कक्षक ओवरलैपिंग करेगा। कैसे करेगा, इसको मैं दिखा देता हूं। डब्ल्यू शेप होती है, आप जानते हो, ये पी कक्षक है, साइन सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो बेटा, दूसरा भी हमारा क्या हो, प्लस यहां पर हो और माइनस यहां पर हो, क्योंकि प्लस प्लस ओवरलैपिंग करेंगे। साइन सेम होने चाहिए, साइन सेम हो, आप दिखाओ या ना दिखाओ। अगर दिखा रहे हो साइन तो सेम साइन दिखाना, नहीं दिखा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता होगा आपको। अच्छा, जब ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से, यह ओवरलैपिंग का तरीका बेटा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे का सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएगा। ये पी कक्षक, ये भी पी कक्षक, तो ओवरलैपिंग क्या हो रही है, पीपी अतिव्यापन, अतिव्यापन। और ये चूंकि बेटा हमारे पास एक अक्ष पर हो रही है जिसे हम बोल रहे हैं अंत्यनाभिकीय अक्ष, अंत्यनाभिकीय अक्ष, इसलिए इसके द्वारा कौन सा बंध फॉर्म होगा, सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनेगा बेटा, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। अब ये नॉट, ये बात है नॉट की। अतिव्यापन इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा किसमें होगा, पीपी अतिव्यापन। किससे ज्यादा अतिव्यापन होता है, पीपी एसपी से, और एसपी ज्यादा होगा एसएस से। तो अगर मैं इन तीनों में अतिव्यापन की बात करूं कि कहां अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है, कहां अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है, तो ये अतिव्यापन ज्यादा होगा। कैसे भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ज्यादा हो जाती है, जिस कारण अतिव्यापन ज्यादा होगा। जबकि एस के अंदर तो समान रूप से फैल रहा है ना, तो एस जहां आ गया वहां अतिव्यापन कम हो जाएगा, पी जहां आ गया वहां अतिव्यापन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, जिस कारण अतिव्यापन ज्यादा होगा। इसमें फैलने की वजह से चारों तरफ फैलने, यहां चारों तरफ नहीं फैल रहा बेटा, चेक करो, यहां चारों तरफ नहीं फैला, ऐसे नहीं है, यहां पर चारों तरफ नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी अक्षों पर तो अतिव्यापन ज्यादा होता है, जिस कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर पीपी अतिव्यापन है, वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किससे, एसपी से, और एसपी ज्यादा अतिव्यापन शो करेगा एसएस से। ये अतिव्यापन कम होगा, ये ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पाई बंध। पाई बंध में क्या होता है कि जब दो कक्षकों का अंतनाभिकीय अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब ये अंतनाभिकीय अक्ष यहां हो रहा हो, लंबवत ऐसे यहां या यहां, यहां या यहां, लंबवत, अंतनाभिकीय अक्ष पर ना हो अतिव्यापन, लंबवत हो। तो जब दो कक्षकों का अंतनाभिकीय अक्ष के लंबवत, उनके पार्श्व अतिव्यापन साइड वाइज ऐसे, सिग्मा तो ऐसे हो रहा था, हेड ऑन हेड सिरों के द्वारा, साइड वाइज ऐसे, साइड वाइज मतलब एक हेड ऑन हेड आमने सामने से गले मिल रहे, एक साइड में से ये वाला टचिंग, ये साइड में मेरे को चल रहा है बस ये वाली ओवरलैप, तो ये वीक होगी और ये हेड ऑन हेड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो बेटा जब हमारे पास पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो उसके द्वारा कौन सा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। तो जब दो परमाणुओं के कक्षक अंतनाभिकीय अक्ष के लंबवत पार्श्व अतिव्यापन, जैसे साइड ओवरलैप कहते हैं, साइड ओवरलैप, साइड जानते हो ना, ये वाली साइड, जो मान लीजिए मेरे से इधर से कोई आने लगा, समझ रहे हो, इधर से कोई आ रहा है, तो अब वो मेरी और उसके बीच जो हल्की सी टचिंग होगी,
वो बहुत नॉर्मल होगी। लेकिन हेड ऑन हेड, आमने सामने की जो ओवरलैपिंग होगी, आमने सामने की जो टचिंग होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, वीक होगी तो बॉन्ड वीक बनेगा। इसलिए सिग्मा बंद स्ट्रांग होते हैं, पाई बंद वीक होते हैं। राइट, पांचवें अतिव्यापन करते हैं तब बनने वाला सहसंयोजक बंध को पाई बंद कहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक अंत्यनाभि की दूरी बना दूं, ये एक पी कक्षक है, पी कक्षक देख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा अंत्यनाभि के लंबवत है, ऊपर नीचे। ये भी दूसरा पी कक्षक है, पी कक्षक। ओवरलैपिंग करेंगे, मैं यहीं पे ओवरलैपिंग दिखा देता हूं। ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी इनकी, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ये ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये वाली ओवरलैपिंग होगी, इसे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये भी कौन कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? पीपी अतिव्यापन, अतिव्यापन। लेकिन ये जो पीपी अतिव्यापन है कैसा है? साइड वाइज। ये ध्यान रखना, ये कैसा है बेटा? साइड वाइज। ये अक्षों पर नहीं है। ये अगर मैं बताऊं तो ये अंत्यनाभि की दूरी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा नीचे होगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे होगी, इस तरीके से। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे, अंत्यनाभि के अक्ष के या तो ऊपर या नीचे, अक्षों पर नहीं होगी। इसलिए बेटा ये कमजोर बंध बनता है, क्योंकि ओवरलैपिंग कम होती है। साइड वाइज जोड़े ना तो ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड भी वीक बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम ओवरऑल की। ओवरऑल में पीपी अतिव्यापन ज्यादा होगा। कौन सा वाला भाई? कौन सा वाला भाई? कौन सा ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा होगा? अक्षों वाला, एक्सियल जो है, अक्षों पर जो हो रहा है वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? एसपी से। और एसपी ज्यादा होगा एसएस से, और एसएस ज्यादा होगा बेटा पीपी से। कौन सा वाला पीपी बेटा? कौन सा वाला पीपी? साइड वाइज वाला, साइड वाइज वाला। तो साइड वाइज वाला अतिव्यापन सबसे कम होता है, इसलिए पाई बंध सबसे वीक होगा, सिग्मा बंध स्ट्रांग होगा। पीपी अतिव्यापन ज्यादा है, लेकिन कौन सा वाला बेटा? अक्षों वाला। पीपी अतिव्यापन सबसे कम है, कौन सा वाला? साइड वाला, क्योंकि साइड वाइज वाले से पाई बंध बनता है, और अक्षों पर कौन सा बनता है? सिग्मा। सिग्मा मजबूत होंगे और पाई कमजोर होंगे। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों की डेफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिग्मा बंध किसे कहते हैं, एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, पाई बंध किसे कहते हैं, इसका भी एग्जांपल्स आप बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर की, डिफरेंस की। तो हमारे पास ये सिग्मा बंध और पाई बंध, एक तरफ हमने सिग्मा बंध लिखा और एक तरफ हमने पाई बंध लिखा बेटा। एक तरफ हमने क्या लिखा? पाई बंध। एक और बात मैं भूल गया, उसमें जो पाई बंध का एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा क्या? C2H4 N2O2 आदि, ये लिख सकते हो। इन सब के बीच क्या बनता है? पहले सिग्मा और फिर उसके बाद क्या बनता है? पाई बनता है। ये एग्जाम्पल ले सकते हो। खैर, अब डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, दोनों के बीच अंतर। सबसे पहला, सिग्मा बंध सदैव दो परमाणुओं के बीच अक्षीय रेखा पर बनता है। सिग्मा बंध हमेशा अक्षीय रेखा पर बनेगा और ये साइड वाइज बनेगा। पाई बंध सदैव अक्षीय रेखा के लंबवत पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बनता है। तो पाई बंध पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा? अक्षों पर बनेगा। दूसरा, दो परमाणुओं के बीच सिग्मा बंध का अतिव्यापन सदैव पाई बंध से अधिक होता है। सिग्मा बंध का अतिव्यापन हमेशा पाई से क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि पाई बंध का अतिव्यापन सिग्मा से कम होता है। तो पाई का कम सिग्मा से, सिग्मा का ज्यादा पाई से। तीसरा, सिग्मा बंध परबल बंध होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। पाई बंध कम दुर्बल बंध होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। चौथी बात अगर हम बात करें तो सिग्मा बंध प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जहां सिग्मा बंध के कारण रिएक्शन होगी वहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि एक चीज हटेगी दूसरी चीज लगेगी। जबकि पाई बंध क्या करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जो पाई बंध होते हैं वो कौन सी रिएक्शन करते हैं बेटा? योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें बेटा, पांचवें पॉइंट की बात करें तो सिग्मा बंध कम क्रियाशील होते हैं। सिग्मा बंध कम क्रिया करेगा क्योंकि मजबूत है, तो बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा। जबकि पाई बंध अधिक क्रियाशील है। पाई बंध क्या? अधिक क्रियाशील है। भाई कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो सिग्मा का टूटना मुश्किल, पाई का टूटना आसान। बॉन्ड जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी क्रिया करेगा, इसलिए पाई क्रियाशील होंगे, सिग्मा कम क्रियाशील होंगे।
तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हर एक बात आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। सिग्मा बंद और पाई बंद किसी भी फॉर्मूले के अंदर कैसे निकाला जाता है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।